रात के 12 बजे होंगे। सुभाष डिफेंस कॉलोनी में प्रवेश करते ही जो पहला घर का दरवाज़ा खुला देखा, उसे अपनी खुशनसीबी समझकर घुस गया। सुभाष एक पेशेवर चोर नहीं था, चोरी से ही उसकी कमाई होती थी। ऐसा नहीं कि सुभाष शुरू से ही चोर था, बल्कि परिस्थिति ने उसे ऐसा बना दिया था। वह पढ़ा लिखा युवा था, एक कंपनी में नौकरी करता था। कंपनी का मालिक शहर का नामी आदमी था। सुभाष अक्सर अपने सहकर्मियों की मदद करता था। एक बार किसी सहकर्मी को कंपनी के मालिक ने जबरन काम से निकाल दिया। सुभाष अपने सहयोगी स्वभाव के कारण कंपनी व्यवस्थापक से उस सहकर्मी के लिए लड़ाई मोल ले ली। कंपनी के मालिक ने उस कर्मचारी को बहाल तो कर दिया, मगर निशाने पर सुभाष आ गया। एक बार कंपनी में चोरी हो गई। कंपनी के मालिक ने साजिश करके सुभाष पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से बर्खास्त कर दिया। इसकी सूचना पुलिस को दे दी। उसे 1 वर्ष की कठोर जेल की सज़ा हो गई। वह सज़ा पूरी करके लौटा तो पाया कि मालिक ने सिर्फ सुभाष को नौकरी से निकाला ही नहीं था, बल्कि पूरे शहर और आसपास के शहरों में उसे इतना बदनाम कर दिया था कि कोई भी कंपनी उसे नौकरी पर रखने से इनकार करने लगी। जहाँ भी जाता, उससे पुलिस के तहत चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता। उसके चरित्र प्रमाण पत्र में सजायाफ्ता कैदी लिखा होता। अंत में उसे जिस चोरी के नाम से झूठी बदनामी, जेल और बेकारी की सज़ा मिली, उसे ही अपना रोज़गार बना लिया और छोटी मोटी चोरियां करके अपनी तथा गांव में अपनी विधवा माँ की परवरिश करने के लिए बाध्य हो गया। सुभाष अपनी तरह का इकलौता ऐसा चोर था जो किसी घर में सिर्फ उतनी चोरी करता जितनी उसकी आवश्यकता होती। बात की बाद में देखेंगे वाला उसका स्वभाव था। सुभाष जिस घर में घुसा था वह साधारण व्यक्ति का लगता था। उसने छुप छुप कर घर के पूरे चक्कर काटे, मगर वहाँ कोई भी नहीं मिला। उससे आश्चर्य हो रहा था कि सुनसान रात, वह भी 12 बजे, कोई कैसे घर को खुला छोड़कर कहीं जा सकता था। घर की हालत बहुत ख़राब थी। सारे सामान इधर उधर फैले हुए थे। टेबल पर शराब का आधा भरा बोतल और ग्लास रखा था। देखने से लगता था कोई यहाँ बैठकर नशा किया होगा। हो सकता है नशे में ही बाहर निकल गया होगा और जाते जाते नशे में ही दरवाज़ा बंद करना भूल गया होगा। घर में कोई न होने से लगता था मानो घर का मालिक अकेला ही रहता होगा। मगर एक कमरे में महिला के वस्त्र भी दिखे जो बिस्तर पर बेतरतीब पड़े थे। पास के टेबल पर दवाइयों की स्ट्रिप रखे थे। खैर, सुभाष को इससे क्या लेना देना था। उसने अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखे थोड़े जेवरात और कुछ रुपए लेकर चलने लगा। जाते जाते उसने बोतल में बची शराब को भी कटक लिया। सुभाष को हल्का हल्का नशा छाने लगा था। उसने चोरी के सामान को कंधे पर लटकाए बैग में लेकर बेहद ही चौकस कदमों से अपने घर की ओर चला जा रहा था। सुनसान रात में दूर से कुत्ते की रोने की आवाज़ और डरावना बना रही थी। सुभाष चूंकि चोरी में महारत हासिल कर चुका था, इसलिए वह बेखौफ अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था। शराब के नशे में उसने उस पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। सुभाष जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा, उसकी नज़र सड़क के फुटपाथ पर पड़ी। दर्द से कराहती एक महिला पर पड़ी। वह धीरे धीरे कदमों से उस तड़पती महिला के करीब पहुंचा तो देखा कि महिला गर्भवती है और वह गर्भ की पीड़ा से कराह रही है। सुभाष ने सोचा कि उसे क्या लेना देना है इस औरत से। वह वहाँ से आगे बढ़ गया। महिला की नज़र उस पर पड़ी तो उसने सहायता का अनुरोध किया। सुभाष के बढ़ते कदम थम गए। उसके दिल में महिला के दर्द की कराह ने रोकने पर मजबूर कर दिया। सुभाष लौटकर महिला के पास आया। महिला ने सिर्फ कहा कि मेरी सहायता कीजिए। इतना बोलकर वह बेहोश हो गई। सुभाष सरकारी अस्पताल के लेबर रूम के सुनसान पैसेज में खड़ा था। महिला लेबर रूम के अंदर थी। सुभाष वहां से भागने की सोच रहा था कि तभी नर्स ने कमरे से बाहर निकलकर कहा, काउंटर पर जाकर पेपर बनवा लीजिए, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनका बहुत खून निकल गया है। सुभाष फंस गया, करे तो क्या करे। वह चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। उसका अंतर्मन उसे ऐसा करने से रोक रहा था। उसने सोचा कि पेपर बनवाकर नर्स के हाथ में देकर भाग जाएगा। काउंटर पर उपस्थित एकमात्र आदमी ने उसका नाम पूछा तो उसने बता दिया। महिला की उम्र पूछी तो उसने अंदाजे से बता दिया 28 वर्ष। पता पूछा तो उसके मुंह से अपना पता निकल गया। काउंटर वाले ने फॉर्म भरकर सुभाष को दस्तखत करने को कहा। सुभाष ने हड़बड़ाते हुए कहा, दस्तखत? मगर मैं क्यों करूं?
काउंटर पर नींद से भरे कर्मचारी ने जोर से कहा, अरे बाबा, तुम्हारा ही नाम लिखा है ना, मैं अपनी दस्तखत कर दूं क्या? सुभाष की कुछ समझ में नहीं आया। उसने फॉर्म पर दस्तखत कर दिया। उसने पर्ची नर्स को दिया तो नर्स ने एक दूसरी स्लिप सुभाष के हाथ में थमाते हुए कहा, नीचे अस्पताल का दवाखाना खुला होगा, जाकर इस पर्ची में जो दवाइयाँ लिखी हैं उसे ले आओ। सुभाष असमंजस में पड़ा हुआ पर्ची लेकर दवा लेने चला गया। सुबह की धूप मुंह पर पड़ते ही हॉस्पिटल के बेंच पर सोया सुभाष हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने सबसे पहले अपना बैग देखा जिसमें चोरी के सामान रखे थे। वह अभी जगह ही था कि नर्स ने आकर बताया, मुबारक हो, आप एक बच्ची के बाप बन गए हैं। आपकी वाइफ को खून चढ़ाना पड़ेगा, उसकी हालत ठीक नहीं है, वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आई हैं। आप ऐसा करें, मेरे साथ आएं, आपका खून चेक करके डॉक्टर को बताते हैं। सुभाष का दिल किया कि अभी भी मौका है, उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर नर्स की जल्दबाजी ने उसे भागने नहीं दिया। उसे नर्स के साथ जाना पड़ा। सुभाष एक बेड पर लेटा था। उसके हथेली से खून निकाला जा रहा था। सुभाष हॉस्पिटल के बाहर चाय की दुकान पर चाय पी रहा था। यहाँ भी उसका भाग जाने का मन कर रहा था, मगर उसकी इंसानियत उसे रोक रही थी। उसने सोचा कि जब इतना कर दिया तो उस महिला को उसके घर पर छोड़कर अपना कर्तव्य पूरा करेगा। सुभाष लेबर रूम के बाहर बैठा था। नर्स ने आकर बताया, सुभाष जी, आपकी पत्नी तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं, लगता है उसे कोई शौक लगा है। आप जाकर उनसे मिल लीजिए, शायद कुछ बोल सकें। सुभाष चक्कर में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। नर्स के बार बार कहने पर उसे महिला के पास जाना पड़ा। सुभाष बेड के पास खड़ा था। नर्स ने महिला से कहा, देखो तुम्हारे पति आए हैं, इन्हें पहचानती हो? महिला ने थोड़ी देर बाद सर घुमाकर सुभाष की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो। सुभाष उसे परेशान देख रहा था। महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली। सुभाष हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा था। डॉक्टर ने आकर कहा, सुभाष जी, आप अपनी पत्नी को घर ले जाइए। ज़्यादा खून बहने से उनके मस्तिष्क पर असर हुआ है। धीरे धीरे उन्हें सब याद आ जाएगा। उनकी अच्छी तरह सेवा करें, पौष्टिक आहार और नियमित दवा दें, वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। सुभाष चक्कर में फंस गया कि वह उस अनजान महिला को अपने घर कैसे ले जाए। वह उसे जानता नहीं। किसी गैर महिला के बारे में लोग पूछेंगे तो वह क्या कहेगा? उसे यहाँ छोड़ भी नहीं सकता, या इंसानियत के विरुद्ध होगा। सुभाष एक बार फिर महिला के पास जाकर उसके कान में धीरे से पूछा, मैडम, आपका घर कहाँ है? या अपने घर वालों का फ़ोन नंबर बताएं, मैं उन्हें सूचित कर देता हूँ। आप घर का पता बताएंगी तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूँगा। महिला खामोश नज़र से छत पर घूमते हुए पंखे को देखे जा रही थी। उसने सुभाष की ओर न देखा और न ही कोई जवाब दिया। नर्स ने आकर कहा, भाई साहब, इन्हें यहाँ से लेकर जाइए, यहाँ बेड कम है, एक नई पेशेंट आ रही है। सुभाष गोद में बच्ची को लिए महिला को सहारा देकर अपने घर में प्रवेश किया। महिला को बेड पर लेटाकर पूछने लगा, देखो मैडम, मुझे जो नहीं करना चाहिए था वह सब इंसानियत के लिए कर दिया। अब और कुछ भी करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। आप कुछ तो बोलिए, अपना पता बताइए ताकि मैं आपको वहाँ तक पहुँचा सकूँ। महिला खामोश नज़र से सुभाष को देखती रही। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। सुभाष ने अपने सर पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाया, हे भगवान, मुझे किस आजमाइश में डाल दिया है, अब मैं क्या करूं? थोड़ी देर बाद नवजात बच्ची भूख से रोने लगी। सुभाष परेशान हो गया। उसने महिला को झकझोर कर उठाया और बच्ची को उसकी गोद में देकर बाहर निकल गया। वह कमरे के बाहर बैठा बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो रहा था। जैसे ही बच्ची के रोने की आवाज़ बंद हुई तब उसे चैन आया। उसने खिड़की से देखा, महिला की पीठ दिख रही थी। वह बच्ची को अपना दूध पिला रही थी। सुभाष ने चैन की सांस ली। महेश ने सोचा कि जब महिला को बच्ची को दूध पिलाने की याद है तो निश्चित रूप से अब उसे अपना पता भी याद आ गया होगा। थोड़ी देर बाद सुभाष कमरे में गया तो महिला लेटी हुई थी। सुभाष ने फिर उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, मगर महिला ने फिर से खामोशी ओढ़ ली थी। उसके भावों से पता चलता था कि उसे कुछ भी याद नहीं। सुभाष परेशान होकर सर पकड़कर बैठ गया। सुभाष सड़क के फुटपाथ की एक बेंच पर चिंतित बैठा था। तभी उसे याद आया
कि डॉक्टर ने महिला को दवा देने तथा खाने पीने का बहुत ख्याल रखने को कहा था, अन्यथा उसकी जान का खतरा है। सुभाष हड़बड़ाकर बेंच से उठा और लगभग भागता हुआ वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही सुभाष ने महिला के कमरे में झांका। महिला निढाल अवस्था में बिस्तर पर पड़ी थी। पास ही बच्ची चीख चीख कर रो रही थी। सुभाष महिला को हिला हिलाकर उठाया। वह मुश्किल से उठी। सुभाष बच्ची को उसके गोद में देकर साथ में लाए हुए फल काटकर महिला को देने लगा। महिला की आंख बार बार बंद हो रही थी, इसलिए वह फल के टुकड़े को पकड़ नहीं पा रही थी। अंत में सुभाष खुद फल के टुकड़ों को महिला के मुंह में खिलाने लगा। सुभाष के चेहरे पर गुस्से का भाव साफ दिख रहा था। सुभाष किचन में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, साथ ही बड़बड़ाता जा रहा था, साला मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया, आज बावर्ची बना मेम साहब के लिए चूल्हे में झुलस रहा हूँ। कई दिन हो गए थे महिला को आए, मगर उसने कभी भी कुछ भी नहीं बताया। अब उसका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक लग रहा था। सुभाष को बच्ची का साथ अच्छा लगने लगा था। वह ना जाने क्यों दोनों माँ और बेटी का ख्याल भी रखने लगा था, मगर उसे इस बात की भी प्रतीक्षा रहती कि महिला का याददाश्त वापस लौट आए और वह उसे उसके घर पर छोड़ आए। सुभाष ने उससे फिर से पूछा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? तुम कौन हो? कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारा? याद करने की कोशिश करो ताकि मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचा सकूँ। महिला ने धीरे से सर हिलाकर ना कह दिया। ऐसे ही कई हफ्ते बीत गए। एक दिन सुभाष बाहर से घर लौटा तो महिला को किचन में खाना बनाता हुआ देखा। उसे अच्छा लगा। उसे इस बात की खुशी हुई कि महिला का सेंस काम करने लगा है। उसने खाना बनाने की सोची। यह बढ़िया परिवर्तन है, धीरे धीरे वह और ज़्यादा नॉर्मल होगी तो शायद उसे सब याद आ जाए, ताकि सुभाष उसे उसके अपनों के पास छोड़ सके। सुभाष किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर महिला के पीछे से उसे खाना बनाता देख रहा था। वह सोच रहा था कि महिला को उसकी उपस्थिति के बारे में पता नहीं है। तभी कमरे से बच्ची के रोने की आवाज़ आई। महिला ने सब्जी काटते हुए बिना पीछे मुड़कर सुभाष को देखकर कहा, बच्ची को उठा लीजिए, वह चुप हो जाएगी। सुभाष हड़बड़ा गया, यह जानकर कि महिला को पता था कि वह उसके पीछे खड़ा है। सुभाष जल्दी से किचन के दरवाजे से हटते हुए कमरे में जाकर बच्ची को गोद में लेकर चुप कराने लगा। बच्ची चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थोड़ी देर में महिला चाय और पकौड़े लेकर अंदर आई और टेबल पर चाय और पकौड़े रखकर बच्ची को सुभाष की गोद से लेते हुए कहा, नाश्ता कर लीजिए, आपके लिए बनाया है। बच्ची तो माँ के गोद में आकर चुप हो गई, मगर सुभाष के कौतूहल का ठिकाना नहीं था। वह कभी पकौड़े और चाय को देखता, कभी महिला को। महिला बच्ची के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए कहती कि गरम गरम खा लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। सुभाष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि महिला के इस व्यवहार को क्या कहें। उसे अच्छा लगा। वह थोड़ी देर चाय पकौड़े को देखता रहा, फिर उसे उठाकर कमरे से बाहर निकले। किचन में आकर देखा सारे बर्तन खाली थे। बरामदे में महिला बच्ची को अपना दूध पिला रही थी। सुभाष के आने की आहट के साथ बच्ची को दूध पिलाना हो गया था। उसने अपने आंचल ठीक किए और सुभाष की ओर मुड़ गई। सुभाष हाथ में पकौड़े और चाय लिए खड़ा था। महिला ने प्रश्नसूचक नज़र से उसे देखा। महेश ने चाय और पकौड़े महिला के सामने रखते हुए कहा, तुमने अपने लिए रखा ही नहीं। इसलिए महिला ने कोई जवाब नहीं दिया और प्लेट से एक पकौड़े का टुकड़ा ले लिया। सुभाष किचन में जाकर एक प्याला ले आया। अपनी चाय में से आधा उसके कप में डाल दिया। दोनों खाने के बाद चुपचाप बैठे थे। सुभाष ने पूछा, तुम्हें कुछ याद आ रहा है? महिला ने फिर सर हिला कर ना कह दिया। सुभाष ने पूछा, तुम्हें अपना नाम याद है? महिला ने उस पर ना ही किया। सुभाष ने कहा, चलो ठीक है, तुम याद करने की कोशिश करती रहो, मुझे यकीन है धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। फिर दोनों खामोश हो गए। सुभाष ने फिर कहा, तुम्हें यहाँ आकर काफ़ी दिन हो गए हैं, मगर हम एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते, है ना अजीब बात। मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? आपको जिसमें आसानी हो, महिला ने धीरे से संकोच करते हुए कहा। सुभाष कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम शांति रखते हैं। शांति मेरी माँ का नाम है। मेरा नाम? शांति ने उसे रोकते हुए कहा, सुभाष। सुभाष हैरान होकर शांति को देखने लगा। शांति ने उसकी हैरत को समझते हुए कहा, हॉस्पिटल के फाइल में मेरे पति के रूप में आपने अपना नाम लिखाया था, सुभाष, उसी में देखा था। सुभाष ने थोड़ा असहज होते जहाँ
हाँ, वे लोग जो पूछते गए मैं बताता गया। मुझे तो आपके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। दोनों थोड़ी देर तक चुप रहे। शांति ने सर नीचे किए हुए पूछा, आप मुझे हॉस्पिटल में छोड़कर जा सकते थे, रुक क्यों गए? उस वक्त मुझे जो ठीक लगा वह किया, सुभाष ने जवाब दिया। शांति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, फिर अब मुझसे जान छुड़ाना क्यों चाहते हैं? सुभाष को समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उपयुक्त जवाब क्या दे। उसने कहा, आखिर तुम्हें जब सब कुछ याद आ जाएगा तो अपने घर परिवार के पास जाना तो होगा ही ना। और अगर जिंदगी भर कुछ भी याद ना आए तो? शांति ने पूछा। सुभाष के पास शांति के इस प्रश्न का कोई योग्य जवाब नहीं था। वह वहां से उठकर बाहर चला गया। सुभाष और शांति को साथ रहते हुए कई महीने हो गए थे। उन लोगों ने बेटी का नाम कुहू रखा था। कुहू बेहद सुंदर लगती थी। सुभाष को कुहू से खूब लगाव हो गया था। वह जब भी बाहर से आता तो सबसे पहले कुहू को अपने गोद में लेकर घंटों खेलता रहता। शांति और सुभाष भी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। एक दिन सोसाइटी गेट पर सुभाष की पड़ोसन आंटी मिल गई। आंटी ने उलाहना देते हुए कहा, तुम अपनी पत्नी और बेटी को ले आए और बताया भी नहीं। बहुत सुशील और नेक दिल है तुम्हारी बीवी। सुभाष चक्कर में पड़ गया। वह आश्चर्य से भरा हुआ घर में आते ही शांति से पूछा, आंटी को तुमने क्या कह दिया है? शांति ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बरामदे में तुम्हारे धोए कपड़े फैला रही थी, तभी आकर पूछने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और देती भी क्या, मैं चुप रही। उन्होंने खुद ही अंदाज़ा लगा लिया। सुभाष शांति के अस्पताल की फाइल देख रहा था। उसने शांति से कहा, कल तुम्हारा चेकअप है, याद है ना? शांति ने कहा, अब तो मुझे ठीक लग रहा है। फालतू में फिर से महंगी दवा लिख देगा, रहने तो नहीं जाना है। सुभाष थोड़ा नाराज होते हुए कहा, कहाँ ठीक हुई हो तुम? तुम्हें कुछ याद आया है क्या? शांति का चेहरा उतर गया। वह दुखी होते हुए कहा, ठीक होने का नाम मेरी याददाश्त लौटना है क्या? अगर तुम हमसे परेशान हो गए हो तो हम माँ बेटी यहाँ से चले जाते हैं। आखिर कब तक तुम्हारे ऊपर बोझ बने रहेंगे? सुभाष शर्मिंदा हो गया। उसने संकोच करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। डॉक्टर ने कहा है तो मिल लेने में क्या हर्ज है? वैसे सुभाष को दोनों का साथ अच्छा लगने लगा था। उसे शांति के अपनापन भरे व्यवहार से लगाव सा हो गया था। सुभाष कभी यह सोच कर परेशान हो जाता कि अगर शांति की याददाश्त वापस लौट आई और उसे जाना पड़े तो उसका क्या होगा। सुभाष का जिगरी दोस्त था हरिंदर। सुभाष अपनी कोई भी बात उसे छिपाता नहीं था, सिवाय अपने चोरी करने के धंधे सिवा। सुभाष के रहन सहन देखकर हरेंद्र समझता था कि सुभाष किसी विदेशी कंपनी में काम करता है। एक दिन हरेंद्र ने सुभाष को निराश देखा तो पूछ लिया। सुभाष को समझ में नहीं आ रहा था कि शांति के बारे में बताए या नहीं। वह बताना चाहता था ताकि कोई सही सुझाव दे सके। अंत में उसने बताया कि काम पर से लौटते समय उसे रोड के किनारे लेबर पेन में से तड़पती हुई शांति मिली थी। उसके बाद सुभाष जो जो घटित हुआ वह सब बताया और सुझाव मांगा। हरेंद्र ने समझाया कि उसे इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। कभी कोई गड़बड़ हुआ तो वह फंसेगा। सुभाष चिंतित बिछावन पर लेटा हुआ हरेंद्र के सुझाव पर सोच रहा था। उसे भी लगा कि पुलिस को सूचना देने से शांति के घर वालों को पता चल जाएगा। उसका अपना संसार फिर से आबाद हो जाएगा। रात काफ़ी हो गई थी। सुभाष को नींद नहीं आ रही थी। वह बेहद कश्मकश में था। उसने शांति को कमरे में झांक कर देखा। दोनों माँ बेटी चैन से सो रहे थे। कुहू बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी। सुभाष से रहा नहीं गया। वह धीरे से कमरे के अंदर आकर कुहू के मासूम चेहरे को देखता रहा। उसने प्यार से कुहू के गाल पर हाथ फिराया। सुभाष की आंखें भर आई। वह मुड़कर कमरे से बाहर निकलते हुए एक बार फिर से मुड़कर कुहू की ओर देखा, फिर आंख में भर आए आंसू को पोंछता हुआ बाहर निकल गया। सुभाष के बाहर निकलते ही शांति ने आंखें खोल दी। उसकी भी आंखें भरी थी। सुभाष का आदर करना और अपनी आंसू पोंछते बाहर निकल जाने को उसने महसूस किया था। सुबह में शांति सुभाष के लिए नाश्ता बना रही थी। सुभाष बाहर बरामदे में बैठा था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। सुभाष ने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से हरेंद्र बोल रहा था। उसने कहा कि ठीक 11 बजे वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, वह उसे वहीं मिलेगा। सुभाष ने फ़ोन पर बोला, यार यह जो हम करने जा रहे हैं वह ठीक होगा? पुलिस वाले जब तक शांति घर वालों के बारे में पता नहीं कर लेते तब तक दोनों को शेल्टर होम में रखेंगे। शेल्टर होम्स की कितनी बुरी हालत होती है, दोनों कैसे रह पाएंगे? कोह कितनी छोटी है, उसको मेरी आदत हो गई है। शांति का इलाज भी अभी चल रहा है।
पता नहीं उसकी वहाँ अच्छी देखभाल हो पाएगी भी या नहीं। दूसरी तरफ से हरिंद्र ने कहा, अरे यार, पहली बात तो उन दोनों को अपने लोग मिल जाएंगे। दूसरी बात, तो जो कर रहा है वह गैर कानूनी है। महेश की बातें दरवाजे के पीछे नाश्ता की ट्रे लिए खड़ी शांति सुन रही थी। उसकी आंखें भर आई। उसने अपने आंसू पोंछे और नाश्ता का ट्रे लेकर सुभाष के सामने रखकर वापस किचन में चली गई। सुभाष को शांति का चुपचाप चले जाना अजीब लगा। सुभाष और हरेंद्र पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के केबिन में बाहर बैठे अपने मुलाकात की परीक्षा कर रहे थे। सुभाष को एक एक कर शांति और कुहू के साथ बिताए दिन याद आ रहे थे। वह बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। इतने दिनों में सुभाष, शांति और कुहू इतने करीब आ गए थे कि एक दूसरे से अलग होने की बात सोचकर सुभाष व्याकुल हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक हवलदार ने आकर जैसे ही बताया कि इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, सुभाष अचानक उठकर पुलिस स्टेशन के बाहर की ओर चल पड़ा। हरेंद्र उसे देखता रह गया। सुभाष जल्दी जल्दी घर में आया तो घर खाली था। शांति और कुहू का कहीं पता नहीं था। शांति के बिस्तर पर एक खत पड़ा था। वह खत शांति ने लिखा था, प्रिय सुभाष, मैंने फ़ोन पर आपकी बातें सुन ली थी। आप हम दोनों की वजह से परेशान थे, इसलिए आप हमें पुलिस के हवाले करना चाहते थे। हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। पुलिस स्टेशन जाने से पहले आप इशारा भी करते तो मैं आपके जीवन से चली जाती। आप समझ रहे हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, मगर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को पूरी तरह भूलना चाहती थी। आपका सहारा और इतना प्रेम मिला कि मैं आपसे अलग होने की कल्पना से ही घबरा जाती थी। मुझे सब याद है। जिस रात पहली बार जब आप मुझे मिले थे, उस रात आपने जिस घर में चोरी की थी वह हमारा ही घर था। यह बात मुझे उस दिन मालूम हुआ जब एक दिन आपकी अलमारी में मैंने अपने जेवर देखे। आपके साथ रहते रहते मुझे आपके बारे में सब कुछ मालूम हो गया था। मेरा पति एक जुआरी था, शराब पीकर मुझे बहुत मारता था। उसका संबंध अनेक गंदी लड़कियों के साथ था। वह उन्हें लेकर मेरे घर में भी आता था। मेरे विरोध करने पर मुझे बुरी तरह प्रताड़ित करता था। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने लड़की जन्म दिया तो वह हम दोनों को मार डालेगा। मैंने डॉक्टर से गर्भ की जांच करवाई तो पता चल गया था कि मुझे लड़की ही होने वाली है। जिस रात मैं आपको सड़क पर तड़पती हुई मिली, उस रात मेरा पति शराब पी रहा था। मुझे लेबर पेन हुआ तो मैंने उससे हॉस्पिटल से ले चलने को कहा, मगर उसने मुझे तड़पता छोड़कर चला गया। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं किसी तरह रोड पर आकर सवारी ढूंढ रही थी, तभी आप मिल गए। मेरा पति हर हाल में मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। पहले भी कई बार उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मगर मैं बेगैरत की तरह उसके घर की चौखट से लगी रही, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आपने जिस तरह हमारी देखभाल की, हमारी परवाह की, मेरी बेटी को प्यार दिया, जब अपने जेवर आपके पास देखकर और धीरे धीरे जानकर कि आपका काम गैर कानूनी है, तब भी मुझे आप बुरे नहीं लगे। आप में इंसानियत है। बिना किसी रिश्ते और फ़ायदे के आपने हमारी परवाह की, हमें सुरक्षा दिया। मैं सोचती रही कि एक ना एक दिन मैं आपको गलत काम छोड़ने के लिए विवश कर दूंगी। एक अच्छा इंसान बनाकर पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा में आपके साथ बिता दूंगी। मगर मुझे फ़ोन पर आपकी बात सुनकर लगा कि आप हमसे छुटकारा चाहते हैं। पुलिस के हवाले आप करते तो अंततः मुझे फिर से अपने पति के नरक में जाना पड़ता। इसलिए मैं हमेशा के लिए आपको आज़ाद कर रही हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप जो काम करते हैं उसे छोड़ दीजिए। आपको परिस्थिति ने ऐसा बना दिया है। आप एक अच्छे इंसान हैं। मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। शांति। पत्र पढ़ते ही महेश को चक्कर आने लगा। वह शांति खत को लेकर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं चाहता था शांति। सुभाष दीवानों की तरह शांति को पूरे शहर में ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सुभाष हॉस्पिटल, अनाथालय, शांति का अपना घर जहाँ ताला लगा था, हर जगह ढूंढता रहा, मगर शांति कहीं नहीं मिली। अंत में उसने स्टेशन का रुख किया। स्टेशन के एक अंधेरे कोने में शांति कुहू को गोद में लिए बेंच पर बैठी मिल गई। सुभाष वहीं शांति के पांव पर गिर पड़ा, उससे माफ़ी मांगी। उसने बताया कि पुलिस में उसके लिए ही जाने का फैसला किया था कि तुम्हारे अपने लोग मिल जाएं। तुमसे अलग होने की सोचकर मैं इतना घबरा गया कि पुलिस स्टेशन से ही भाग आया। सुभाष शांति के घुटनों में सर रखकर रोने लगा। शांति के आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने अपने घुटने में सुभाष के सर को जोर से भींच लिया।
ठीक वैसे ही जैसे किसी बच्चे को कोई माँ या पति को पत्नी वात्सल्य में समेट लेती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह भावुक कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।